बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7th क्लास। आज हम सबक नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। तो बच्चों, ये एक कहानी है एक बच्चे की बताई हुई है जो 7th क्लास का तालिब इल्म है, 7th क्लास में पढ़ता है। वो अपनी यानी कि कहानी बयान कर रहा है। उसका नाम अहमद है। वो कहते हैं कि पिछली जो तातीलात थी गर्मियों की, अब तातीलात बच्चों साथ साथ में आपको इसके मानी भी बताती हूँ, इसके हम रीडिंग भी करेंगे, मानी भी लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लफ्ज़ है तातीलात। अब तातीलात का क्या मानी है? तातीलात कहते हैं छुट्टियाँ। तो गर्मियों की जो छुट्टियाँ थीं उसमें वो अपने नानी अम्मी के घर जाता है। तो वो कहता है उसमें गांव की जो उसकी नानी अम्मी गांव में रहती हैं, तो गांव के बारे में वो सारी बता रहा है, कुछ जो फ़र्क हैं देहात में और शहरों में। तो वो उसके साथ बहन भाई भी हैं। तो उसके जो भाई है उसका नाम बिलाल है और बहन का नाम आयशा है। तो वो सारे जब मिलके गांव जाते हैं तो वहाँ पे उनके मामू रहते हैं। मामू ने उनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। इस्तकबाल क्या है कि किसी को खुशामदीद कहना, वेलकम कहना। इस्तकबाल, खुश आमदीद। तो जब वो वहाँ पे गए हैं तो उसके मामू जब उनको लेने आए तो वो तांगे पे बिठा के उनको लेके गए। तो रास्ते में सड़क के दोनों तरफ धान की फसलें थी। धान किसे कहते हैं? चावल की फसल को। धान, चावल की फसल। तो बच्चों आगे वो अपनी सारी में कहते हैं कि जब हम तांगे पे बैठ के अपने मामू के घर पहुंच गए तो वहाँ पे जाकर हमने कुछ आराम किया। उसके बाद हम गांव की सैर को गए, या वहाँ पे बैठ के कुछ अपने मामू की फैमिली के साथ और कुछ हमारी फैमिली के दरमियान में कुछ बातचीत हुई। तो उसमें ये उन्होंने बातचीत में उन्हें ये फ़र्क महसूस हुआ उस बच्चे को कि देहात में जो लोग हैं वो उनकी सेहत अच्छी होती है क्योंकि वो खालस ग़िज़ाएँ खाते हैं। देहातों में और भी बहुत से फ़र्क हैं क्योंकि वहाँ के मकान कच्चे होते हैं, कच्ची सड़कें होती हैं, वहाँ पे कुछ सहूलियात नहीं होती जैसे गैस की, बिजली की, इस तरह की। तो लेकिन वहाँ के कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि वहाँ पे खुले खुले घर होते हैं, लोगों की पुरसुकून ज़िंदगी होती है। और इसी तरह जो शहर होते हैं, शहरों में छोटे मकान होते हैं, हर तरफ पक्की सड़कें हैं, गाड़ियाँ हैं, शोर है, आलूदगी है, लेकिन गांव में पुरसुकून ज़िंदगी होती है। और इसके साथ आगे ये बयान करते हैं कि गांव में ज़्यादातर लोगों का पेशा खेती बाड़ी है, लेकिन शहरों में लोग कारोबार भी करते हैं और इसके अलावा नौकरियां भी करते हैं, जॉब्स करते हैं, लेकिन गांव में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं। अब खेती बाड़ी पहले और तरीके से होती थी, कैसे कि बैलों की मदद से सारे काम किए जाते थे, लेकिन अब थोड़ी तरक्की हो गई है। इसकी वजह से इसकी जगह पे कुछ औज़ार, कुछ मशीनें आ गई हैं। पहले ट्यूबवेल अब लग गए हैं, पहले कुएं होते थे जिससे पानी निकाला जाता था। और अब आगे है कि बहुत सी अगर हम देखें और भी बहुत से फ़र्क हैं। शहरों में अगर हम बाहर निकलते हैं तो हर तरफ दुकानें, ऊंचे ऊंचे मकान और पक्के और ये चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन गांव में थोड़ा माहौल इससे मुख्तलिफ होता है, हरे भरे खेत होते हैं। तो वो कहते हैं कि जब हम गांव गए तो हमारी जो नानी अम्मी हैं वो कहती हैं कि गांव में जाकर तो मेरा सांस लेना ही दूभर हो गया। मुझे दूभर का मतलब है मुश्किल, शहर जाकर क्योंकि शहर में आलूदगी होती है, माहौल तंग होता है, घर छोटे होते हैं, इस वजह से। तो इसी तरह इस सारे सबक में बच्चों उसने देहात और जो शहर है उसके फ़र्क के बारे में बताया है। आगे कहते हैं कि शहरों में अब थोड़ा फ़र्क हो गया है गांव में भी, कि कुछ सहूलियात जो हैं वो शहरों में पहुंच गई हैं। बहुत से शहरों की सहूलियात देहातों में पहुंच गई हैं। वहाँ पे लोगों के मकान पक्के हो गए हैं, अब पक्की सड़कें बनना शुरू हो गई हैं, अब मोबाइल जो है वो तकरीबन हर जगह पहुँच गया है।
कुछ देहातों में बिजली भी पहुंचा दी गई है, गैस भी यार तकरीबन बहुत से गांव में मौजूद है। तो लेकिन अब पहले ये था कि बहुत से जो लोग थे वो अच्छी सहूलतें हासिल करने के लिए, अच्छी नौकरियां हासिल करने के लिए, सेहत के अच्छी सहूलियात हासिल करने के लिए गांव से शहरों की तरफ नकल मकानी करते थे। नकल मकानी किसे कहते हैं? नकल मकानी है एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये है नकल मकानी करना। कि शहरों से लोग देहात से लोग नकल मकानी करके शहरों की तरफ आते हैं। और देहातों में ये भी फ़र्क है कि देहात के लोग खालस ग़िज़ाएँ खाते हैं, सब्ज़ियाँ फल जो चीज़ होती है वो उनकी खालस होती है, ताज़ा होती है। लेकिन शहरों में लोगों का पेशा जो ज़्यादा खाते हैं जो ज़्यादातर लोग, वो मुरगन ग़िज़ाएँ होती हैं। मुरगन कहते हैं ऐसी ग़िज़ाएँ जो तेल में तली हों। मुरगन तेल में तली हुई कौन सी खुराक? जो तेल में बनाई जाती है, इनके उसको फ्राई किया जाता है, ऐसी ग़िज़ाएँ होती हैं। और देहातियों की जो सेहत होती है वो काबिले रश्क होती है। काबिले रश्क यानी कि तारीफ़ के काबिल, बहुत अच्छी होती है उसकी। काबिले रश्क यानी तारीफ़ के काबिल, बहुत अच्छी। जिस तरह की काबिले रश्क चीज़ वो होती है कि जिसको देखकर इंसान खुद वैसा बनने की ख्वाहिश करता हो। अब तो इसके बारे में आगे वो देहात के बारे में और गांव के बारे में मुख्तलिफ़ बातें जो है वो उनकी गुफ्तगू में हो रही हैं, जैसे मकालमा होता है। तो आगे एक इसी बात को खूबसूरती के अंदाज में एक शायर हैं, उन्होंने एंड पे इसके एक बहुत अच्छी से बयान किया है। कहते हैं, वाह वाह रे देहात के सादा तमद्दुन की बहार, सादगी में भी है क्या क्या तेरा दामन ज़रनिगार, दिल ये कहता है फिराके अंजुमन सहने लगूं, शहर की रंगीनियाँ छोड़ूं यहीं रहने लगूं। तो इसमें शायर कह रहा है कि जो तमद्दुन है यानी कि रहन सहने के तरीक़े हैं, तमद्दुन रहने सहने के तरीक़े। तो शायर कहता है कि देहात की जो सादा सी ज़िंदगी है, सादा से रहने सहने के तरीक़े हैं, वो भी एक बहार की तरह है। उसमें भी बहुत खूबसूरती नज़र आती है कि सादगी में भी है तेरा दामन ज़रनिगार। ज़रनिगार यानी कि सजा हुआ, कि सादगी में भी वहाँ की ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत है। आगे है कि कहता है, दिल ये कहता है कि फिराके अंजुमन सहने लगूं। फिराके अंजुमन, फिराक कहते हैं जुदाई को, अंजुमन होती है महफिल, यानी कि महफिल से जुदाई। तो इसमें शायर कहता है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने जो शहर की दोस्तों की या शहर की जो खूबसूरतियाँ इसको छोड़ दूँ, दोस्तों की महफिल को छोड़ दूँ और इससे मैं जुदाई बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन मैं अपने जाकर किसी गांव में पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने लगूँ। तो बच्चों, ये था आज का जो हमारा सबक है, देहाती और शहरी ज़िंदगी। तो इसमें आपको जो कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी भी बताए हैं और इसको रीडिंग आपको बता दी कि सबक के अंदर क्या बताया गया है, क्या चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इसी तरह आगे जो है ये इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में जो मशक है इसकी सफ़ा नंबर 15 पे, इसमें कुछ मुख्तसर सवालात हैं। अहमद और उसके घर वाले क्यों आए, जो अभी हमने रीडिंग की है उसमें पढ़ा है कि वो क्यों आए, वो गर्मियों की छुट्टियां गुजारने आए थे। गांव की फ़ज़ा कैसी थी? ज़ाहिर है गांव की फ़ज़ा में हर तरफ खेत ही खेत थे, हरियाली थी, तो हरी भरी और साफ़ सुथरी फ़ज़ा थी। और देहात में रहने वाली अक्सर ख़वातीन मोटी क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती कि वहाँ पर जो ज़्यादातर औरतें हैं वो अपने घरों के काम खुद करती हैं और बाज़ औक़ात उनको खेतों में भी जाना पड़ता है, जाके मर्दों का हाथ बटाती हैं, फिर उनकी एक्सरसाइज हो जाती है जिसकी वजह से वो मोटी नहीं होती।
आगे है, अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुंचे तो इससे क्या नुकसान होता है। और बच्चों शहरों में जब घर छोटे छोटे होते हैं तो वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, तो यही आगे सवाल है कि अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुँचे तो क्या नुकसान होता है। तो उसका नुकसान ये होता है कि वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं उनके चेहरे जर्द और मुरझाए हुए लगते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कि ये लोग फ्रेश नहीं है, या चेहरों पे पिलाहट से उनके चेहरों पे आ जाती है। बड़े शहरों में आलूदगी का क्या सबब है। अब बच्चों आपको पता है कि बड़े शहरों में आलूदगी का सबब क्या है। क्या सबब है कि हर तरफ धुआं है, गाड़ियों का, कारखानों का धुआं है, फ़ज़ा आलूदा हो गई है। और इसके अलावा शोर भी तो एक आलूदगी का सबब है। शोर ही है, हर तरफ गाड़ियों का शोर है, बाहर निकलें तो बहुत आपने देखा है कि सड़कों पे हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होती हैं। और मौजूदा देहात पुराने देहात से किस तरह मुख्तलिफ हैं। तो मौजूदा देहात इस तरह मुख्तलिफ है कि पुराने देहात में बहुत सी सहूलियात नहीं थी, लेकिन अब इन देहात में, अब जो नए देहात हैं उसमें ये सहूलियात पहुंचा दी गई हैं। और आगे है मसलन इन सहूलियात कौन सी, बिजली, गैस, इस तरह की जो सहूलियात हैं, पक्की सड़कें हैं, पक्के मकानात हैं, तो इस वजह से ये देहात मुख्तलिफ हो गए हैं। लोग देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी क्यों करते हैं। वो क्यों करते हैं, इसलिए कि जो सहूलियात शहरों में हैं उनको हासिल करने के लिए वो गांव से शहरों की तरफ नकल मकानी करते हैं। आगे है, इस नकल मकानी को क्यों कर रोका जा सकता है। तो बच्चों क्यों कर रोका जा सकता है कि अगर जो सहूलतें शहरों में हैं यही सहूलतें अगर हम गांव में पहुंचा दें, बच्चों को रोज़गार के इंसानों को, देहात में रहने वाले लोगों को सेहत की सहूलतें पहुंचा दें, तालीम के अच्छे मौके फ़राहम कर दें, तो वो क्यों इतने अच्छा माहौल, इतना खूबसूरत पुरसुकून ज़िंदगी को छोड़कर गांव की तरफ, गांव की शहरों की तरफ कैसे आएंगे। तो आगे सवाल नंबर 2 है बच्चों, यहाँ पे मुतज़ाद अल्फाज लिखने हैं कि अंडरलाइन किए हुए हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक दफ़ा बता देती हूँ कि कैसे है। जैसे मेहमान ने डैश का शुक्रिया अदा किया। अब मेहमान जो है इसका मुतज़ाद लिखना है हमने इस खाली जगह में। मेहमान का मुतज़ाद क्या होगा, मेज़बान। तो इसी तरह ये आगे सारा जो मशक है, इसकी मशक के अंदर सवाल नंबर 2 में हमने इसको करना है। आगे जो दूसरा है वो है, मैं फारिग हूँ जबकि मेरी बहन काम में डैश है। तो फारिग का मुतज़ाद क्या होगा, फारिग का मुतज़ाद होगा मसरूफ़। फारिग मसरूफ़। आगे है, देहाती और डैश ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। जब देहाती है तो इसका मुतज़ाद क्या होगा, देहाती शहरी। देहाती शहरी। आगे है, ताज़ा रोटी खाओ, बासी रोटी खाने से पेट में डैश रोटी खाने से पेट में दर्द हो सकता है। अब ताज़ा के साथ आता है बासी। अब जो बासी है यानी कि जो एक दिन का खाना जब दूसरे दिन खाते हैं तो उसको हम बासी कहते हैं। जो उसी दिन पका हो, उसी दिन खाना हो, उसी वक्त, तो वो है ताज़ा। और जो दूसरे दिन या दूसरे टाइम खाएं तो उसको हम बासी कहते हैं। आगे है, अमीरों को गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। तो इसी तरह बच्चों ये सब पेज नंबर जो है 15, इसके ऊपर ये सारे अल्फाज ये पूरा एक लिखे हुए हैं। उसमें आपने जो अंडरलाइन वर्ड हैं उनके ऑपोजिट यानी कि उनके मुतज़ाद आगे आपने उसके अंदर लिखने हैं। हाँ जी, आगे हैं, वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखने हैं। कुछ लफ्ज़ वाहिद हैं उनकी जमा लिखनी है और कुछ जमा है उनके वाहिद लिखने हैं। जैसे वाहिद जमा है, जैसे अब लफ्ज़ है तातीलात, ये इसकी उन्होंने जमा लिखा हुआ है तो इसकी वाहिद क्या होगी, तातील।
तातीलात का वाहिद होगा तातील। अब कस्बा जो है ये वाहिद है, कस्बा, तो इसकी जमा क्या होगी? कस्बात, कस्बा, कस्बात। ठीक है, आगे है इमारात। इमारात भी उन्होंने जमा बता दी है, इमारात की भी जमा बताई हुई है, इसका वाहिद हमने लिखना है इमारत। इमारात की जमा बता दी है इमारात का, तो इसका होगा वाहिद इमारत। आगे है मस्जिद। मस्जिद वाहिद लिखा हुआ है तो लिखेंगे हम इसकी जमा मसाजिद। मकामात, मकाम। मौका, मौके। आला, आलात। देहात, देहा। मकान, मकानात। मरकज़, मराकज़। तो ये सारे लफ्ज़ हैं जिनके हमने जमा लिखने। वाहिद है इस साइड पे, इस साइड पे उनकी जमा है। तो बच्चों आगे एक सवाल है, सवाल नंबर 4 के लफ्ज़ों के इराब लगाने हमने। इराब क्या होते हैं? हम ये जो इराब होते हैं ये ज़्यादातर अरबी में पढ़ते हैं, क्योंकि अरबी में ज़बर ज़ेर पेश ऊपर लगे होते हैं, लेकिन उर्दू में हम ये कम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लगा के बताती हूँ। सबसे पहले लफ्ज़ है इस इस्तिकबाल, इसके इराब कैसे लगेंगे? अलिफ के नीचे ज़ेर, ये ज़बर है बच्चों, ये ज़बर है, ऊपर आएगी तो ज़बर होगी, नीचे लगेगी तो ज़ेर होगी। इसको हम जज़म कहते हैं और ये शद, और अगर ये चीज़ हो तो इसको हम पेश बोलते हैं। ठीक है, इनको आपने याद रखना है। ऊपर ज़बर, ज़ेर, जज़म, शद और पेश। तो इस यहाँ पे हमने देखना है कि कहाँ पे क्या क्या लगा हुआ। अब आप देखते जाएं, यहाँ ज़ेर, अलिफ के नीचे ज़ेर, सीन के ऊपर जज़म, ते के नीचे ज़ेर, काफ पे जज़म और बे पे ज़बर और लाम पे जज़म लगी है। इसी तरह अब हम आगे करेंगे। जानिब, मगरिब, वक्त, फारिग, खालिस। आगे बच्चों मुतशाबा अल्फाज के मुतशाबा अल्फाज किसे कहते हैं? ऐसे अल्फाज जो लिखने में एक जैसे हों, जिनकी इमला एक हो लेकिन जिनकी इमला मुख्तलिफ हो लेकिन आवाज़ एक जैसी हो, वो मुतशाबा अल्फाज कहलाते हैं बच्चों। जैसे ये देखें, ये लफ्ज़ है आम, ये भी है आम, ये लिखने में मुख्तलिफ हैं दोनों। ठीक है, ये भी आम है, ये आम है, लिखने में मुख्तलिफ हैं लेकिन इनकी आवाज़ सेम है, बोलने में ये एक जैसे हैं। तो ऐसे अल्फाज मुतशाबा अल्फाज कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे ऐसे अल्फाज जिनकी इमला मुख्तलिफ हो मगर
आवाज़ एक जैसी हो, मुतशाबा अल्फाज कहलाते हैं। जैसे एक तो हमने ऊपर मिसाल कर ली आम और आम की, और नीचे हम करेंगे हल और हल, क्योंकि दोनों लिखने में मुख्तलिफ हैं, बोलने में दोनों एक जैसे हैं। बच्चों आगे कुछ जुमले हैं जो जिनमें थोड़ी छोटी छोटी कुछ मिस्टेक हैं, गलतियां हैं, उनको हमने दुरुस्त करना है कि उसमें क्या मिस्टेक है, वो हमने सही करना है। फिकरात की दुरुस्ती। हाँ जी, तो सबसे पहला है मेरी बात का बुरा ना मनाए। तो इसमें क्या गलत है? मनाए जो है ये गलत है। इसमें मेरी बात का बुरा ना माने, ये मनाए की जगह पे माने आएगा, तो फिक्रा आपका दुरुस्त होगा। आगे है आप नारोवाल से कब वापस लौटे। अब यहाँ पे बच्चों ये दो लफ्ज़ आ गए जो सेम मानी है, जिनका एक वापस और दूसरा लौटे। तो जुमले में एक लफ्ज़ आना है, तो हम जुमले की मुनासिबत से देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ सही आ रहा है। आप नारोवाल से कब लौटे, वापस हम इसमें से निकाल देंगे। आगे है मैंने अजमल खान की किताब से बहुत इस्तिफादा हासिल किया। अब इसमें बच्चों क्या मिस्टेक है? इसमें ये गलती है कि इस्तिफादा और हासिल दोनों एक ही मानी है, तो इसमें भी हमने इस फिक्रे के हिसाब से एक लफ्ज़ लगाना है। मैंने अजमल खान की किताब से बहुत इस्तिफादा किया। ये हासिल जो है वो इसमें से निकाल देंगे। आगे है इसमें नाराज़गी की क्या बात है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे क्या मिस्टेक है कि ये जो लफ्ज़ नाराज़गी है ये गलत है। यहाँ पे लफ्ज़ नाराज़ी लिखते हैं यहाँ पे, यानी कि गी जो है ये इसके साथ नहीं लगाना। इसमें नाराज़ी की क्या बात है कि अब जो थोड़ा सा एक फिक्रे दो हम एक दो इधर लिख लेते हैं। ये है गाली निकालना, गाली निकालना शरीफों का शेवा नहीं। शेवा कहते हैं तरीके को। अब इसमें क्या मिस्टेक है कि गाली निकालते नहीं है, गाली देते हैं। गाली देना शरीफों का शेवा नहीं। गाली देना आगे है मेरे को बाजार जाना है। तो यहाँ पे दुरुस्त आएगा मुझे बाजार जाना है।
मुझे बाज़ार जाना है। तो बच्चों ये थी हमारा सबक और उसकी एक्सरसाइज में भी आपकी काफ़ी मैंने आपको बता दी हैं बातें। अब आपने क्या करना है कि इस जो लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 3, इसको आपने गौर से सुनना है, इसको अंडरस्टैंड करना है और कोशिश करेंगे एक दफ़ा बुक से रीडिंग भी कर लें आप। तो उसके बाद जो असेसमेंट शीट्स आपने स्कूल से वसूल करनी है उसको आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर कोई आपको मिस्टेक हो, कोई समझ नहीं आ रही, कोई बात, कोई प्रॉब्लम है, तो अगले दिन जो जूम की क्लास होगी उसमें आपने उसको डिस्कस करना है और जूम की क्लास आपने लाजमी अटेंड करनी है बच्चों। अगर आप वो नहीं अटेंड करेंगे तो फिर आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व होंगे, कैसे आपको पता चलेगा। जज़ाकल्लाह।